मथुरा के जवाहर बाग में सिर्फ चंद घंटे के लिए ऐसा डेरा डाला कि ये चंद घंटे 2 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन डेरा नहीं हटा। अब जवाहर बाग पर कब्जा हो चुका था और संगठन समानांतर सरकार चलाने लगा। यहां कानून का नहीं, बस संगठन का ही राज चलता था। तभी तो आमने सामने की खूनी टक्कर के बाद जब जवाहर बाग खाली हुआ तो पीछे हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मिला कि खुद पुलिस वालों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। पुलिस और दंगाइयों के बीच आमने सामने की लड़ाई, जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़ और फायरिंग। और फिर ऑपरेशन के बाद पुलिस के हाथ लगा हथियारों का ये जखीरा। ये तस्वीरें अगर यूपी के कानून व्यवस्था की असलियत बयान करती हैं, तो ये भी साबित करती हैं कि अमन चैन में जहर घोलने वाले तत्वों की अनदेखी का अंजाम क्या होता है। बिना किसी प्रोवोकेशन और बिना किसी वार्निंग के पेड़ों पर बैठे हुए उपद्रवियों द्वारा फायरिंग की गई और जो पेड़ों के नीचे लोग खड़े हुए थे उनके द्वारा ईंटा पत्थर और बाद में लाठियों से प्रहार किया गया पुलिसकर्मियों के ऊपर। उसी में हमारे 2 बहादुर अधिकारी जख्मी हुए और बाद में उस चोट की वजह से शहीद हुए। कई बार जहां एक चाकू के मिलने भर से पुलिस आर्म्स एक्ट की सख्त धाराओं के तहत लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है, वहीं भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के बीचों बीच सालों से जमे एक धार्मिक संगठन के लोग धर्म कर्म की आड़ में हथियारों का जखीरा इकट्ठा करते रहे और सब कुछ जानते हुए भी पुलिस प्रशासन उन्हें नहीं रोक सकी। इसे इंटेलिजेंस फेल्योर का नाम दे या फिर जानबूझकर सच्चाई से मुंह फेरने की लापरवाही। स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह के बैनर तले दंगाई सालों से यहां हथियार इकट्ठा करते रहे और प्रशासन आंखें मूंदे बैठी रही। उपद्रवियों द्वारा अपने कुछ झोपड़ियों में, जिसमें उन्होंने तथाकथित रूप से गैस के सिलेंडर और गोला बारूद रखे हुए थे, उनमें उनके द्वारा भागते समय आग लगा दी गई, जिससे उन झोपड़ियों में विस्फोट हुए। इसकी आवाज दूर दूर तक मथुरा वालों ने सुनी और ऐसा लगता है कि इन झोपड़ियों में जो विस्फोट हुआ उसकी वजह से भी कई उपद्रवी चोटिल हुए और अंततः कुछ उसमें मारे भी गए। अब आमने सामने की इस जंग में एक एसपी और एक थानेदार समेत कुल 21 जिंदगियों की बलि लेने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो कुछ ऐसी ही हैं। ये तस्वीरें हैं मथुरा पुलिस लाइन की, जहां करीब 5.5 घंटे की आमने सामने की लड़ाई के बाद पुलिस को सरकारी उद्यान जवाहर बाग से हथियारों का ये जखीरा हाथ लगा है। पुलिस की माने तो कब्जा हटाने की कार्रवाई के बाद उसे मौका वारदात से 315 बोर के 42 देसी कट्टे, 12 बोर के 3 तमंचे, 312 बोर के 4 राइफल, 315 बोर की 2 राइफल, 1 लाइसेंस वाली बंदूक, 315 बोर के 90 कारतूस और 312 बोर के ही 99 कारतूस और खोखे मिले हैं। कुल मिलाकर के अभी तक हमने 47 कट्टे और 6 राइफलें और 178 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं जवाहर बाग से। पुलिस का यहां तक कहना है कि इन लोगों ने जवाहर बाग में छोटे छोटे बंकर तक बना रखे थे और पेड़ों पर भी असलहे छुपा रखे थे। यही वजह है कि करीब 15 घंटे बाद भी असलहों के मिलने का सिलसिला अभी पूरी तरह रुका नहीं है। और इतनी बड़ी तादाद में असलहों का मिलना ही ये साबित करता है कि जवाहर बाग पर कब्जा जमाए लोगों के दिमाग में इतने दिनों से क्या चल रहा था और वो अपनी मांगे मनवाने के लिए कितने अराजक हो गए थे।
शायद यही वजह है कि कल शाम करीब 4:30 बजे पुलिस जब जवाहर बाग की दहलीज पर पहुंची तो बाग में काबिज लोगों ने सीधे पुलिस वालों पर हमला कर दिया। मर गया भाई। और हमला भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि गोली और बमों से। सूत्रों की माने तो 280 एकड़ के इस उद्यान में कब्जा जमाए लोग कितने हिंसक थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां महिलाएं भी हाथों में हथियार लिए पेड़ों के ऊपर चढ़ी हुई थी और लगातार पुलिस वालों को निशाना बना रही थी। वैसे आपको बता दें कि जवाहर बाग पर यह कब्जा मार्च 2014 से शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के सागर से इस संगठन के लोगों ने दिल्ली के लिए एक सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही मथुरा में इन्होंने जो डेरा डाला तो फिर वहीं रह गए। पुलिस की माने तो स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह नाम के इस संगठन का मुखिया रामवृक्ष यादव है, जो लगातार अपनी उठपटांग मांगों के साथ अपने समर्थकों को उकसाता रहा है। और तो और इस संगठन के लोग हिंदुस्तान की मौजूदा आजादी से भी इत्तेफाक नहीं रखते और अपने सिवा तकरीबन सारी व्यवस्था को अवैध मानते हैं। मदन गोपाल के साथ अनुज मिश्र, मथुरा, आज तक। इस वक्त अगर यूपी पुलिस के कागजों पर कोई सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड है तो वो है स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह का मुखिया रामवृक्ष यादव। जी हां, वही रामवृक्ष यादव जिसने ना सिर्फ 280 एकड़ से ज्यादा करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, बल्कि अपनी ऊट पटांग मांगों से लगातार प्रशासन को चुनौती दे रहा था। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है, जवाहर बाग फिर से सरकार के पास है और रामवृक्ष रफू चक्कर। नाम रामवृक्ष यादव, उम्र 50 साल, निवासी गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह के नाम से सालों तक सरकार और कानून के मुहाफिजों की नाक में दम करने वाला यही वो शख्स है जो मथुरा के महाभारत का सबसे बड़ा मुल्जिम है। सबसे बड़ा मुल्जिम यानी पुलिस के खातों में 21 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार और करोड़ों की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला। लेकिन रामवृक्ष के गाजीपुर और आजमगढ़ से निकलकर हजारों लोगों का मुखिया बन जाने की कहानी जितनी अजीब है, उसकी अनदेखी करने की कीमत अब सरकार को उतनी ही बड़ी चुकानी पड़ रही है। अपने हजारों साथियों की तरह ये रामवृक्ष भी कभी एक संत का शिष्य हुआ करता था, लेकिन संत के निधन के बाद रामवृक्ष, चंदन बोस और उसके कुछ दूसरे साथियों ने मिलकर एक धार्मिक आंदोलन को कुछ ऐसे हाईजैक किया कि यह आंदोलन कब धर्म कर्म की राह से भटककर अराजक हो गया, खुद उसके साथ जुड़े हजारों लोगों को भी पता नहीं चला। पुलिस की माने तो स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह के नाम से जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसकी कई मांगे थी। इनमें संत जय गुरुदेव का मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करना भी एक था, क्योंकि ये लोग मानते थे कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है। यहाँ तक कि संगठन के लोग भारत को आजाद तक नहीं मानते थे और पूरी व्यवस्था को ही असंवैधानिक करार देते थे, फिर चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के चुने हुए नुमाइंदे हों या फिर नौकरशाह। इसी तरह वो 1 रुपए में 60 लीटर पेट्रोल देने और सोने के सिक्कों का चलन शुरू करने जैसी अजीबोगरीब मांगें भी करते थे। मेरी मांग है भारतीय सिक्का। भारतीय सिक्का क्या है? रूलर कौन है? फर्स्ट सिटीजन कौन है? जिसके बिना नागरिकता जो है रिकग्नाइज नहीं संभव। आपका फर्स्ट सिटीजन कौन है? राष्ट्रपति है। क्या नाम है? प्रणब मुखर्जी। तो वो उनको तो पता नहीं है, हमारे यहाँ भेज रहे हैं कि हमको इस बात का पता नहीं, पता लगा रहे हैं। कुछ इन्हीं मांगों के साथ इस संगठन ने मार्च 2014 में मध्य प्रदेश के सागर से दिल्ली तक का सफर शुरू किया था, लेकिन दिल्ली से पहले ही मथुरा में रुक गए और जवाहर बाग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जब भी प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे बात की, वो कब्जा खाली कर देने का भरोसा देते, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता। इसके बाद रामवृक्ष यादव और उसके साथी लगातार शासन प्रशासन को चुनौती देने वाले काम करते रहे और यही वजह है कि उसके खिलाफ कानूनी मुकदमों की फहरिस्त लंबी होती गई और इनमें कत्ल की कोशिश, बलवा, जान से मारने की धमकी देना, तोड़फोड़ जैसे गुनाह शामिल रहे। रामवृक्ष पर सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचाने के भी कई मुकदमे शामिल रहे।
प्रशासनिक सूत्रों की माने तो मथुरा में जमीन के एक बड़े टुकड़े पर कब्जा करने के बाद रामवृक्ष और उसके साथियों ने जैसे समानांतर सरकार चलाने की ही शुरुआत कर दी थी। यहां तक कि जवाहर बाग में आम लोगों के घुसने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। कोई आता भी था तो अपना नाम पता लिखवाकर और वजह बताकर, जबकि कभी ये जगह पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ करती थी। यही वजह है कि कई दूसरे सामाजिक संगठनों ने भी कई बार जवाहर बाग को खाली कराने की मांग सरकार से की थी। मदन गोपाल के साथ अनुज मिश्र, मथुरा, आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी, देखते रहिए आज। मथुरा का जवाहर बाग सरकारी गलतियों की एक ऐसी मजार है जिसमें 2 होनहार पुलिस अफसरों के साथ 24 जिंदगियां दफन हैं। जवाहर बाग पर कब्जे के दिनों से लेकर कब्जा हटाने के वक्त तक कदम कदम पर प्रशासन ने इतनी गलतियां की जिसकी शायद ही कोई दूसरी मिसाल देखने को मिले, फिर चाहे वो इंटेलिजेंस फेलियर हो या फिर सरकारी इच्छा शक्ति की कमी। फायर हो रही है, फायर नीचे हो, यहाँ नीचे फायर हो रही है। मार दिया वो मार दिया मथुरा के जलते जवाहर बाग की ये तस्वीरें प्रशासनिक और सरकारी नाकामी की ऐसी तस्वीर बन चुकी हैं जिन्हें सालों तक याद किया जाएगा। सिपाही मार दिया तुम्हारा अंदर, सिपाही मार दिया अंदर। एक ऐसी नाकामी जो प्रशासन के नाक तले धीरे धीरे बढ़ती रही और फिर ऐसे नासूर में तब्दील हो गई जिसने पुलिस के 2 होनहार अफसरों समेत 21 लोगों की जिंदगियां ली। मथुरा को जानने वाले लोग बताते हैं कि जिस तरह स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह के नाम से दंगाई जवाहर बाग पर कब्जा जमा कर लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। मथुरा की ये वारदात गलतियों की एक ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसकी शुरुआत कहां से हुई ये कह पाना भी मुश्किल है। जानकारों की माने तो सत्याग्रह के लोगों को तय वक्त से ज्यादा दिनों तक जवाहर बाग में रुकने देना ही सबसे पहली गलती थी। शासन को इसके फौरन बाद ही सत्याग्रह के लोगों से बाग खाली करा लेना चाहिए था, लेकिन अलग अलग वजहों से तब इस समस्या की अनदेखी की गई। उधर सत्याग्रह के लोग हथियार इकट्ठा करते रहे और खुफिया एजेंसियों को पुख्ता खबरें नहीं मिली। और तो और कई बार ड्रोन कैमरों से प्रशासन ने जवाहर बाग का जायजा लेने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। कभी ड्रोन में तकनीकी खराबी आ गई तो कभी ड्रोन पेड़ों से उलझ गया। ऐसे में जवाहर बाग के अंदर ठीक क्या हो रहा था, कितना हथियार था, इसकी सटीक जानकारी नहीं थी। गुरुवार को जब पहली बार पुलिस जवाहर बाग को खाली करवाने पहुंची तब फोर्स नाकाफी थी। बुलेट प्रूफ जैकेट और दूसरे सुरक्षा इंतजामों की भी कमी थी। यहां तक कि हिंसक भीड़ पर सीधी कार्रवाई करने में भी लाल फीताशाही की वजह से देरी हुई। अब हालत यह है कि सरकार ने जवाहर बाग को तो खाली करा लिया है, लेकिन इसकी जितनी और जैसी कीमत चुकानी पड़ी है उसे कहीं से भी तार्किक और न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। जो बेगुनाह पुलिस अफसर इस दंगे में शहीद हुए, उनके घर वालों को सरकारी मुआवजे का मरहम तो मिल जाएगा, लेकिन जख्म कभी नहीं भरेंगे। मदन गोपाल के साथ अनुज मिश्र, मथुरा, आज तक। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।